हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने समेकित जो लाभ हानि खाता है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में कुछ मदों की विस्तार से चर्चा की थी, परंतु नियोजन के मदों को डिस्कस नहीं किया था। उनको अपन आज डिस्कस करते हैं। पहली मद है चुकाया गया लाभांश, जिसमें अंतिम लाभांश दोनों ही शामिल हो जाएंगे। तो सहायक कंपनी और सूत्रधारी कंपनी द्वारा चुकाए गए लाभांश की राशियों को अपन जोड़ लेते हैं, परंतु ध्यान ये रखना है कि मान लो परीक्षा में प्रश्न पत्र में आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए शुद्ध राशि दी हुई हो, मतलब आयकर काटने के बाद की, तो पहले उसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा, जिसका सूत्र अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। शुद्ध राशि जो भी है लाभांश की अपॉन 100 माइनस TDS की दर इंटू 100 करना पड़ेगा, जिससे ये ग्रॉसअप हो जाएगी। फिर आपसी व्यवहार का समायोजन होगा। तो ध्यान ये रखना है, सहायक कंपनी और सूत्रधारी कंपनी द्वारा चुकाए गए लाभांश को सकल नहीं दिया हुआ है, सकल बनाया जाएगा और उसको बनाने के बाद समेकित लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा। जो लाभांश सहायक कंपनी ने सूत्रधारी कंपनी तथा सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को दिए हैं, वे आपसी व्यवहार के रूप में घटा दिए जाएंगे। यदि सहायक कंपनी ने सूत्रधारी कंपनी को अंश खरीदने से पूर्व का लाभांश चुकाया हो और सूत्रधारी कंपनी ने उसे अपने विनियोग खाते में जमा कर लिया हो, तो उसे आपसी व्यवहार के रूप में नहीं घटाया जाएगा। ये मैंने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में। इसी प्रकार यदि किसी कंपनी ने लाभांश चुका दिया परंतु लेखा पुस्तकें बंद होने तक उसका लेखांकन नहीं किया, कारण कि उसे मिला नहीं है, इसलिए लेखांकन नहीं हुआ, तो प्राप्तकर्ता कंपनी इसका समायोजन कर सकती है और उसका समायोजन का लेखा करने के लिए उसकी एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग एंट्री करके आपसी व्यवहार के रूप में दोनों तरफ घटा लिया जाएगा। इसी तरह है प्रस्तावित लाभांश। आजकल उसकी उपयोगिता नहीं रही है, पर मान लो प्रश्न में दिया हो ऐसा, तो समेकित लाभ हानि खाता बनाते समय केवल सूत्रधारी कंपनी का ही प्रस्तावित लाभांश लिखा जाता है। सहायक कंपनी का तो लाभों के रूप में उसको बंटवारा हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी लाभ जब तक दायित्व के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं होता तब तक उसे दायित्व माना नहीं जाता, क्योंकि लाभांश की जब तक घोषणा नहीं होती तब तक उसको दायित्व के रूप में नहीं मानते हैं। तो सामान्य संचय में किए जाने वाले हस्तांतरण को अब डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी प्रपोज्ड ही होता है। तो समेकित लाभ हानि खाते में सूत्रधारी कंपनी की राशि के साथ साथ सहायक कंपनी की उतनी राशि शामिल की जाती है जो कि एनालिसिस टेबल में अपन ने समझी थी, जितना हिस्सा उसमें सूत्रधारी कंपनी का होता है। और अल्पसंख्यकों वाला कैलकुलेशन, जो अल्पसंख्यक अंशधारियों का हिस्सा होता है वो अल्पसंख्यक अंशधारियों के भाग में जोड़ दिया जाता है। अगला बिंदु है विनियोग खाते में समायोजन, एडजस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। समेकित लाभ हानि विवरण में यह समायोजन तभी किया जाता है जबकि सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी से प्राप्त अंश खरीदने से पूर्व की अवधि का लाभांश सूत्रधारी कंपनी ने अपने लाभ हानि खाते में शामिल कर लिया हो। क्या होता है कि गलती की हुई हो तो ये समायोजन होगा। जैसा कि इस पाठ के शुरुआत में अपने समझा था कि यदि अंश खरीदने की अवधि से पहले का कोई लाभांश मिल जाता है तो हमको एंट्री करनी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। गलती से अपन कर ले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड,
और नेचुरल है, बाद में वो हो जाती है डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिर इसका समायोजन करने के लिए एंट्री करनी पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो यदि विनियोग खाते में जमा नहीं करके लाभ हानि खाते में जमा कर लिया गया है तभी ये समायोजन होगा, अन्यथा नहीं। तो एंट्री से सारी चीज़ आपको समझ में आ गई मेरे एंट्री समझाने से। तो समेकित लाभ हानि खाते में ये ध्यान रखना है कि ये समायोजन तभी करना है जब सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी से प्राप्त अंश सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश अंश खरीदने से पूर्व की अवधि का मिला हो और उसे सूत्रधारी कंपनी ने अपने लाभ हानि खाते में शामिल कर लिया हो। इसके बाद अगला बिंदु है पूंजी संचय, कैपिटल रिजर्व। सहायक कंपनी के वे समस्त लाभ जो सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी से अंश खरीदने से पूर्व की अवधि से संबंधित हैं और उनमें सूत्रधारी कंपनी का जितना भाग बनता है वह पूंजी संचय में हस्तांतरित किया जाएगा। अंश खरीदने से पूर्व के लाभों में हम एनालिसिस टेबल में समझ चुके हैं कि इन लाभों में लाभ हानि खाते का प्रारंभिक शेष, चालू वर्ष में अंश जिस दिन खरीदे उससे पूर्व की अवधि के लाभ का हिस्सा और संपत्तियों का यदि पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो उसका लाभ, इन सब को शामिल करते हुए उसमें होल्डिंग का जितना हिस्सा होगा वो पूंजी संचय में ट्रांसफर होगा। चालू वर्ष के लाभ का हिस्सा निकालते समय ये ध्यान रखना है कि ऐसे कोई खर्चे और हानियां का समायोजन नहीं किया गया है जिसको कि लाभ हानि खाता बनाते समय लिखना जरूरी था, तो समेकित लाभ हानि खाता बनाते समय उनका समायोजन कर लिया जाना चाहिए। और अंतिम बिंदु आता है अल्पसंख्यक अंशधारियों का हिस्सा, शेयर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। समेकित लाभ हानि खाते में लिखा जाने वाला अल्पसंख्यक अंशधारियों का हिस्सा ज्ञात किया जाना आवश्यक है। अल्पसंख्यक अंशधारियों का हिस्सा ज्ञात करते समय सहायक कंपनी का चालू वर्ष का लाभ जिसमें कोई समायोजन होने बाकी हैं तो वो करने के बाद जो चालू वर्ष का लाभ आए उसको लिया जाएगा। इसी तरह पुनर्मूल्यांकन का कोई लाभ या हानि हुआ है तो उसे शामिल किया जाएगा। इसी तरह से सहायक कंपनी द्वारा कोई सामान्य संचय में हस्तांतरण किया गया है तो उसे शामिल किया जाएगा। लाभ हानि खाते का सहायक कंपनी का प्रारंभिक शेष कोई है तो उसको शामिल किया जाएगा। इन सब को शामिल करते हुए अल्पसंख्यक अंशधारियों का हिस्सा जितना बनता है उस परसेंटेज को निकाल के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स शेयर के नाम से शो किया जाएगा। और इसके बाद आय पक्ष और व्यय पक्ष का अंतर नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ के रूप में दर्शाया जाएगा। इसे अपन एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं।